हेलो प्यारे बच्चों, तो हम आ चुके हैं आप सभी के लिए गॉस थ्योरम के नए एप्लीकेशन को लेकर के। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन को देखा था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग नए एप्लीकेशन को शुरू करेंगे। तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? वीडियो समझ में आ रहे हैं? टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हैं? ओके, कैरी ऑन। तो आइए देखते हैं आज का नया लेक्चर, नया क्लास। ओके, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन को देखा था उसको एक बार रिवाइंड करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या देखा था, थोड़ा याद करें। एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज्ड वायर था, इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज्ड वायर था, आवेशित तार था, ठीक है। और इस आवेशित चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, हम लोगों ने निकाला था, जो कि इससे क्या है, r डिस्टेंस पर है। तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी बच्चों, याद आ रहा है क्या आपको? तो ये लेंथ है, इसका अगर जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखी आवेश घनत्व तो अगर आपको पता है लेमडा, ठीक है ना, लेमडा इसका रेखी आवेश घनत्व था। तो यह आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई आर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इस केस में। ओके, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द वायर से दूर की ओर, इधर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया, याद आ गया। दूसरा एप्लीकेशन क्या था उसे याद किया जाए। सेकेंड वाज ए चार्ज्ड शीट, एक इनफाइनाइट डायमेंशन का बहुत ही अनंत विस्तार वाली कोई आवेशित शीट थी। क्या थी? अनंत विस्तार वाली कोई आवेशित शीट थी। इस शीट के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाला था। क्या रिजल्ट आया था? ध्यान आ रहा है कि अगर इसका चार्ज, इस वहाँ क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो इसके कारण कोई भी पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई थी σ/ε0। क्या आ गया था बच्चों? σ/ε0। आ रही बात समझ में? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। क्या इंटरेस्टिंग था कि उस इनफाइनाइट अनंत विस्तार वाली जो शीट है उसके आसपास जब वैद्युत क्षेत्र का हम लोग वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी को निकाले, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला, तो ये फार्मूला है। और इस फार्मूले में बहुत ही आश्चर्यजनक बात ये रही कि यहाँ पर r का, यहाँ से r डिस्टेंस पर हम पॉइंट लिए थे, यहाँ पर r का कोई टर्म नहीं आया। यानी जो उस किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी वह r पे डिपेंड नहीं करती है। यानी अगर कहीं कोई सीट है, कोई इनफाइनाइट अनंत विस्तार वाली कोई सीट है, तो उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आश्चर्यजनक बात ये रही। ओके, आ रही बात समझ में? बस इसमें एक कंडीशन रहता है कि बहुत ही कॉर्नर पॉइंट्स नहीं, बहुत ही एकदम कॉर्नर पर नहीं होने चाहिए, थोड़े से अंदर होने चाहिए। क्लियर? तो ये दो टॉपिक्स कल हम लोगों ने कवर किया था और आज आपको रिमाइंड करा दिया। आइए, दो एप्लीकेशन तो हो चुके हैं, अब हम लोग तीसरे एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। तीसरा एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन। व्हाट इज थर्ड एप्लीकेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं तो उसका मतलब इंटेंसिटी ही होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज्ड प्लेट्स। दो चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है ना, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, काफ़ी आसान सा है। जो सेकंड एप्लीकेशन है उसी को लेकर के हम लोग इसको देखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस ले लेते हैं, फर्स्ट ए, कि अगर दोनों, इसको दो पार्ट में चलते हैं, ठीक है ना। दो सीट हैं, एक लेट्स राइट, ठीक है।
दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट यहाँ है, ठीक है, दूसरा प्लेट यहाँ है। दोनों, दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकेंड प्लेट, ये आवेशित प्लेट हैं, ठीक है। और पहला केस क्या है, दोनों बोथ या अलग अलग हैं, वन इज पॉजिटिव, पहला है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज्ड प्लेट्स, चार्ज्ड है। पहला केस है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज्ड हो। तो उस केस में कितना होगा इसे देखना है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ ड्रा करना है तो जगह चाहिए मुझे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरा है निगेटिव चार्ज। क्या है, निगेटिव चार्ज। दीज आर टू प्लेट्स, चार्ज प्लेट्स, और दोनों पे चार्ज डेंसिटी दिया गया है। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं क्या है, सिग्मा है। दोनों पे सेम है, यहाँ पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इन दोनों के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अब यहाँ पर सवाल खड़ा होगा कि वह पॉइंट कहाँ है। पॉइंट का पोजीशन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो तीन केसेस हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पॉइंट P है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो पहले केस की बात करें, केस फर्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट जब है तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहले के कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए पॉजिटिव है तो इधर की ओर होगा। दूसरे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको हम E1 ले लें, क्या ले लें, E1। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, इस डायरेक्शन में कहीं होगा, इसको E2 कर लिया। तो पहले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर अवे फ्रॉम द प्लेट है। दूसरे प्लेट चूंकि निगेटिव है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवार्ड्स दी निगेटिव प्लेट्स होगा। ओके, तो E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है। पहले इसको ड्रा कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करेंगे। आइए, अगर पॉइंट यहाँ P यहाँ पर है तो E1 पहली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की ओर होगा, E1। ओके, दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चूंकि ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, E2 भी इधर ही है। आ रही बच्चों समझ में, E2 भी इधर ही है। अगर पॉइंट यहाँ है तो पहले के कारण E1 तो इधर की ओर होगा, दिस इज E1, और दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्या होगा, इधर की ओर होगा। ओके, तीनों केसेस आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो हर केस में हम जानते हैं कि कोई भी अगर सीट है, चार्ज सीट है, तो उसके कारण पॉइंट कहीं भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। सिर्फ चार्ज डेंसिटी पता हो, उसमें 2 एप्सिलॉन 0 का भाग दे दीजिए, तो हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हर केस में चाहे यहाँ E1 निकालना हो, चाहे यहाँ E1, चाहे यहाँ E1, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले प्लेट के कारण जो E1 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ओके, और E2 का क्या होगा बच्चों, E2 का हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसका भी चूंकि चार्ज डेंसिटी दोनों सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। इस केस को हटा देते हैं, ये सबके लिए हो गया। क्या होगा, पहले केस के लिए क्या होगा बच्चों, पहले केस के लिए अगर किया फॉर, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट केस, तो E1 इधर की ओर है, E2 इधर की ओर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस होगा, E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, दोनों को घटा लेंगे। अब चूंकि दोनों बराबर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यही घटना तीसरे के लिए भी होगा, फॉर थर्ड केस आल्सो सेम चीज़, यहाँ भी E इक्वल टू 0 होगा बच्चों। आ रही बात समझ में, यहाँ भी E1 इधर की और E2 इधर की और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
और परिणामी क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस लेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या होगा, क्या आ रहा समझ में आपको? सेकेंड केस में E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तब वहाँ पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, E=E1 प्लस E2, दोनों को सम कर लीजिए। सम करेंगे तो क्या आएगा, आएगा सिग्मा अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0। ओके, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। क्लियर? ओके, तो क्या अब तक देखा हमने ये देखा कि दो प्लेट्स हैं 1 और 2, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों एक दूसरे के आसपास रखे गए हैं, दोनों के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उस पॉइंट के 3 पोजीशन हो गए, एक तो इस साइड में लेफ्ट साइड में हो गया, एक राइट साइड में हो गया, एक मिडिल पॉइंट में। जब लेफ्ट साइड में है तो पहले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, दूसरे के कारण इधर की ओर, तो नेट क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है इसलिए यहाँ 0 आ गया। वही घटना यहाँ भी हो गई, तो पहले और तीसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। लेकिन बीच में जब पॉइंट है तो दोनों के कारण, दोनों प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आएगा सेकंड केस के लिए। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन होगा, अगर मान लेते हैं कि यह यहाँ पर इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि कोई यूनिट वेक्टर r है, तो इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर r की दिशा में होगा, या आप कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर। अगर इसको लेफ्ट वाला माने, इसको राइट वाला, तो लेफ्ट से राइट की ओर कार्य करेगा। ओके, सो दिस केस इज सॉल्व्ड। अब आइए देखते हैं, इसी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या होगा जब दोनों प्लेट्स अपोजिट ना हो, बल्कि दोनों सेम प्लेट, दोनों पे चार्ज क्या हो, सेम हो जाए, दोनों पे चार्ज क्या हो, सेम हो। चार्ज डेंसिटी तो सेम है, दोनों का जो नेचर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी दोनों पॉजिटिव हो जाएं, तब क्या होगा। ठीक है, तो दूसरा केस हो गया यहाँ पर बी केस, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो वही काम फिर करेंगे, यहाँ और यहाँ 3 केसेस हो गए। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहाँ आएगा। ठीक है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बच्चों, E2 भी क्या होगा, इधर ही की ओर होगा, है ना। यहाँ पर अगर पॉइंट है तो इस पॉइंट पहले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर जाएगा, और दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन इधर की ओर होगा। अगर पॉइंट यहाँ है तो पहले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाएगा E1, दूसरे के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा E2। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए अब देखते हैं परिणामी। तो इसको पहला केस मान लिया हमने, ये दूसरा पोजीशन हो गया और ये तीसरा पोजीशन हो गया। पॉइंट के 3 पोजीशन हैं, तीनों पोजीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आएगी, है ना। आइए कैलकुलेट करते कितना आएगा। तो हर केस में E का मान, E1 और E2 का मान कितना आएगा, चूंकि चार्ज डेंसिटी सेम है, तो क्या आएगा, E1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, E1 आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, E2 भी क्या आएगा, E2 आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब सो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर किसके लिए, पहले केस के लिए। पहले केस के लिए क्या देख रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो E बराबर क्या होगा बच्चों, E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0 सॉरी, ओके, प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के। क्लियर है ना।
तो ये इंटेंसिटी आ गई। यहाँ क्या आ गया, कलर्ड चाक होता तो अच्छी बात होती, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आ गया। ओहो मिस्टेक, टाइम टू टाइम, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 पहले केस में। थर्ड केस में भी अच्छा डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन क्या होगा इस केस में, अगर हम एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में आर ले लें तो ये क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑफ आर, ये हो जाएगा, है ना। या इसको हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की, ओ सॉरी राइट से लेफ्ट की ओर। अगर आर इधर लिए हैं तो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर, सॉरी दिस इज इन अपोजिट टू यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। यूनिट वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन में ये नेट परिणामी वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है पहले केस में, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए E1 इधर E2 इधर, और दोनों का परिणाम मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो डिफरेंस निकालना होगा यहाँ पर, E1 माइनस E2 है ना, दोनों का परिमाण सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो 0 हो जाएगा। ओके, तो इस केस में यहाँ 0 आ गया, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, अगर थर्ड केस की बात करें तो दोनों फिर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, है ना, तो यही रिजल्ट इस केस में भी आएगा। हम सीधे रिजल्ट लिख रहे हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इधर इस यूनिट वेक्टर आर की दिशा में होगी, इन यूनिट वेक्टर आर की दिशा में होगा। सो दिस केस इज आल्सो सॉल्व्ड। आ रही बात समझ में, ओके। इसी का और भी एक, तो इस तरीके से हम लोगों ने दो चार्ज शीट्स हैं, तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसे अच्छे से समझ लिया। इसमें एक कार्य और करते हैं, कभी कभी क्या करता है, दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग कर देता है, इसमें सिग्मा 1 है, इसमें सिग्मा 2 है, तो उसके लिए भी आप इसी तरीके से ड्रा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ये चार्ज स्फेरिकल सेल। आ रही बात समझ में, आइए इसको समझते हैं। स्फेरिकल सेल आप जानते हैं, खोखला गेंदा, बचपन में हम लोग खोखले गेंदों के साथ काफ़ी खेले हैं, तो आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो खोखला गेंदा, ओके, कोई खोखला गेंदा हमारे पास है, लेकिन ये क्या है, चार्ज्ड है, इसके चारों तरफ क्या है, आवेश है। ओके, चार्ज कर दिया, आवेशित कर दिया। मान लेते हैं कि जो खोखला गेंदा है इसका रेडियस कितना है बच्चों, इस कैपिटल आर है, क्या है, कैपिटल आर। इसका सेंटर मान लेते हैं O है, ठीक है। हमें एक खोखला गेंदा मिल गया, आवेशित हो गया, उसका रेडियस पता है R। अब हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत हमें क्या पूछा जा रहा है कि इसके कारण किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट कहाँ होगा, उसके 3 केसेस हो सकते हैं। वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, बाहर आउटवर्ड्स, है ना, इस स्फेरिकल सेल से बाहर हो सकता है, ठीक है, या उसके सरफेस पे हो सकता है, या उस स्फेरिकल सेल के अंदर हो सकता है। तो आउटवर्ड्स, ऑन द सरफेस, इनवर्ड, है ना, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस। 3 केस हो सकते हैं उस पॉइंट के, जिस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो तीनों केसेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। बहुत इजी सा है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम से देखते जाएं और समझते जाएं, ठीक है, और नोट्स भी करते चले जाएं। ओके, आइए देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ये पूरा आर रेडियस है, ठीक है, इस पे चूंकि आवेशित है, तो मान लेते हैं टोटल आवेश क्या है। लेट क्यू बी द टोटल चार्ज, क्या है, क्यू बी द टोटल चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। स्फेरिकल सेल पर टोटल चार्ज कितना है, इतना। तो इसकी सरफेस डेंसिटी क्या होगी, सरफेस
चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल सेल है ना, इसको हम लोग लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके लिखते हैं? सिग्मा से। तो ये सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पिच कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यह सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी हो जाएगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अच्छा, अब आइए देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालना चाह रहे हैं, उसको निकालते हैं। तो 3 केसेस हैं कि जब पॉइंट बाहर है, जब पॉइंट सरफेस पे है और जब पॉइंट अंदर की ओर है। तो पहले केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन P इज आउटसाइड, क्या है? बाहर है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? मान लेते हैं वह पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है ना, और उसकी दूरी कितनी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं कि स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है ना, क्या है? r दूरी पे है। तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो हर केस में जब भी गॉस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करते हैं तो गॉसियन सरफेस तुरंत ड्रा करते हैं। और गॉसियन सरफेस कैसे ड्रा कर सकते हैं? करते हैं सिमेट्रिक। तो इस पॉइंट से होकर जाने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे और उसको ड्रा जब करेंगे तो वह भी एक स्फीयर होगा। क्या होगा? स्फीयर होगा, जिसका रेडियस क्या होगा? r होगा, ठीक है ना, जिसका रेडियस क्या होगा? r, और यह r क्या है? r से बड़ा है, ठीक है ना, ये r क्या है? r से बड़ा है, ठीक है। तो जब एक गॉसियन सरफेस हमें मिल गया, उस गॉसियन सरफेस पर इस पॉइंट P के, जहाँ पॉइंट P है, इस पर एक छोटा सा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट D है। वही पिछले वाले लेक्चर में जो हम लोग सारा कार्य किए थे, अब वही सारा कार्य करेंगे कि इस पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो कि एक एरिया एलिमेंट हमने DA ले लिया। क्या ले लिया? DA। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर DA इसके बाहर की ओर कार्य करेगा। और चूँकि यह स्फेरिकल सेल है, आवेश इसके पृष्ठ पे है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह भी रेडियल डायरेक्शन में होगा, त्रिज्य रेखा दिशा में ही होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। तो हमने क्या किया? हमें चाहिए एक स्फेरिकल सेल के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या किया? उस पॉइंट से होकर के तुरंत एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया। अब यह गॉसियन सरफेस भी एक स्फीयर हो गया। अब उस जिस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उसको कवर करता हुआ एक छोटा सा एरिया ले लिया हमने DA, और उस पॉइंट से उस जो एरिया है उसका एरिया एलिमेंट उस पॉइंट से होकर के जाएगा बाहर की तरफ, और इस आवेश के कारण, जो गोली केस का जो आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी इसी दिशा में होगी। तो E और DA दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। तो इस छोटे से के कारण, इस छोटे से एलिमेंट, एरिया एलिमेंट के से फ्लक्स कितना पास करेगा बच्चों? सेम बातें, ठीक है ना, वह हो जाएगा d फाई ई इजकल टू इंटीग्रेशन, है ना, ऑफ E डॉट, वो जाता है E डॉट DA, ठीक है ना, E डॉट DA हो जाता है। किसके कारण? उस छोटे से एरिया एलिमेंट के कारण। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना होगा? पूरी गॉसियन सरफेस से कितने फ्लक्स पास करेगी? तो सो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? फाई ई इजकल टू हो जाता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। इसको एक बार कर रहे हैं, यही बार बार आएगा, इसको समझ लीजिए, E डॉट DA। तो E डॉट DA को जब करते हैं तो E DA cos 0 हो जाएगा, तो E DA आ जाएगा, क्या? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E DA हो जाएगा। क्यों दोनों की? क्योंकि E DA cos 0 एक बार कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा E DA आ जाएगा, बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन आ गया DA के। ओके, एरिया इंटीग्रेशन आ रही बात समझ में? तो और इसको जब सॉल्व करेंगे तो E इंटू A आ जाता है, E इंटू A के। आ रही बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं हम। अब आगे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आ गया हमारे पास
कि जो गॉसियन पृष्ठ है उससे कितनी फ्लक्स पास कर रहे हैं, ई ए, फाई ई इजकल टू आ गया, फाई ई इजकल टू आ गया ई इंटू ए के। ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पहले वहाँ था, इक्वेशन 2 कर लिया हम इसको, ठीक है। इक्वेशन 1 ये वाला था, ठीक है ना, इक्वेशन 2, ठीक है। ये कैलकुलेशन से आया। लेकिन गॉस थ्योरम के अनुसार अगर देखें हम कि हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर टोटल आवेश कितना क्यू है, तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपन एप्सिलॉन 0। बट फ्रॉम गॉस थ्योरम से क्या आता है बच्चों, बताइए जरा, क्या आता है, फाई ई इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्वेश्चन 3 हो गया। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होगा, यानी सो फ्रॉम 2 and 3 से क्या आ जाएगा, E इंटू ए इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। और E क्या है, व्हाट इज E? E क्या है, जो हमारा गॉसियन सरफेस का संपूर्ण पृष्ठ है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E इजकल टू क्या आ गया बच्चों, E इजकल टू हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, क्यू अपान आर स्क्वायर। ये इक्वेशन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कैसे? ये वही फार्मूला है जब पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण आर डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्फेरिकल सेल के लिए जब पॉइंट बाहर है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही आ रही है जो किसी उतना आवेश किसी पॉइंट पे रखा हो। यानी अब यह स्फेरिकल सेल जो है इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस बाहर वाले पॉइंट के लिए इस तरीके से बिहेव करेगा कि सारा आवेश इसके सेंटर पर जो है फोकस्ड है। सारा आवेश क्या है, इसके सेंटर पर फोकस है। ओके, सो ये क्या इंप्लाई करता है कि होल चार्ज इज सेंटर्ड एट O, ठीक है। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर? तो अगर हमारा पॉइंट बाहर है तो उस केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपान R स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 4 आ गया, ये Q के फॉर्म में आ गया। अगर हम इसको इस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो चार्ज डेंसिटी हमारा क्या आ गया था, सिग्मा इजकल टू क्या आया था बच्चों, आया था सिग्मा इजकल टू Q अपान 4 पाई R स्क्वायर, ये आ गया था। तो इसके फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो सिग्मा के जगह पे Q के जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। सो E इजकल टू क्या हो जाएगा, E इजकल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। Q के जगह पर आप लिख सकते हैं सिग्मा ये हो गया 4 पाई R स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपान R स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया E इजकल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर, बड़ा R स्क्वायर अपान छोटा R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन 5 हो गया, इसे नोट कर लीजिए। तो ये दो फार्मूले हो गए इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जब पॉइंट बाहर है। एक इक्वेशन है टोटल आवेश के टर्म में, टोटल आवेश के रूप में, और दूसरा है अगर आवेश नहीं दे रखा है, चार्ज डेंसिटी दे रखा है और उसका रेडियस दे रखा है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, बड़ा R स्क्वायर अपान छोटा R स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि यह 1 अपान R स्क्वायर, यानी किसी भी स्फेरिकल सेल के बाहर जब हम किसी किसी बाहर की किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करें तो वह किस तरीके से वेरी कर रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा, 1 अपान R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 1 अपान R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, या जो है R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे पॉइंट चार्ज के केस में होता था, ठीक है ना।
तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं कि अगर यह पॉइंट बाहर ना होकर पृष्ठ पे हो, बाहर ना होकर के कहाँ हो बच्चों, उसके पृष्ठ पे हो, तो इसको नोट करते रहिए, है ना। तो अगर बाहर ना हो, सॉरी ये इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए, ई इज इक्वल टू क्या आ गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, यही आया था, है ना, दिस इक्वेशन 4। तो पहला केस तो हो गया था। अब दूसरा केस, व्हेन P, जो पॉइंट P है, P इज ऑन सरफेस, सरफेस पे अगर है तो सीधे क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R के है, ठीक है ना, स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R के है। तब 4 और 5 से इक्वेशन क्या मिल जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, E इजकल टू क्या होगा बच्चों, इससे यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल R स्क्वायर। ये इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 6 हो गया हमारे पास, ओके। और अगर इसमें हम रखें तो क्या इक्वेशन आएगा, देखिए यह आ जाएगा E इजकल टू 1 या सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया, ठीक है, दिस इक्वेशन 7। तो दो केस का हमने अध्ययन कर लिया, ठीक है, कि जब पॉइंट बाहर है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, और जब उसके पृष्ठ पर है तब कितना आएगा, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब थर्ड केस की बात करते हैं, आइए तीसरे केस की बात किया जाए। तीसरे केस पे क्या होगा कि व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, व्हेन, दिस इज थर्ड केस, व्हेन P इज इनसाइड, कहाँ है बच्चों, अंदर है, तब क्या होगा, अगर अंदर कहीं पॉइंट P है, यहाँ कहीं मान लीजिए, तो इस यहाँ पर गॉसियन सरफेस भी ड्रा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पर भी गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस मान लेते कि तब स्मॉल r यहाँ होगा, ठीक है ना, इनसाइड है, इसका मतलब r इजकल टू r क्या है, r इज लेस देन r के, r क्या है, r से बड़े, r से छोटा है। उस केस में क्या होगा, देखिए तब हम एक गॉसियन सरफेस फीस ड्रा करेंगे, वह भी एक स्फीयर होगा, ठीक है, जिसका रेडियस स्मॉल r होगा, जो कि कैपिटल R से क्या है, छोटा है। और तब कितनी फ्लक्स पास करेगी, है ना, इस पर एरिया एलिमेंट लेते हैं हम, ठीक है, E डॉट डी ए करेंगे वही चीज़। तो उस केस में फ्लक्स फाई E इजकल टू क्या आ जाएगा, E इंटू ए, या E इंटू क्या आ जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर आएगा, ठीक है। बट गॉस थ्योरम क्या कहेगा, गॉस थ्योरम क्या कहेगा, गॉस थ्योरम भी क्या कहेगा कि यह गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर आवेश है कि नहीं है, आवेश है क्या, आवेश नहीं है। तब जब आवेश ही नहीं है तो गॉस थ्योरम कहता है कि अगर बंद पृष्ठ है उसमें आवेश Q है तो फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। किंतु इस केस में क्या है, बट इन दिस केस Q इजकल टू क्या हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब फाई E इजकल टू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी इस गॉसियन पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगी, इस गॉसियन पृष्ठ से कोई भी जो है फ्लक्स पास नहीं करेगी। तो जब ये फाई इजकल टू 0 हो गया तो यहाँ से फाई इजकल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर है ना, और यहाँ से फाई इजकल टू 0, तो ये दोनों बराबर हैं, तो यह भी बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इजकल टू 0 के, दिस इम्प्लाइज E इजकल टू 0 के, E इजकल टू 0 के, यानी जब ऐसे पॉइंट्स जो स्फेरिकल सेल के अंदर हैं, यानी स्फेरिकल सेल के अंदर, गोली कोष के अंदर कि जो भी पॉइंट्स होंगे उन पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, 0 होगी। सरफेस पे क्या होगी, Q अपान बड़ा R स्क्वायर, बाहर क्या होगी, Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर होगा। ओके, डन। तो इस तरीके से यह टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं।
ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखना चाहें तो तीनों केसेस के लिए ग्राफ ड्रा किया जाए, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हमने ले लिया, इधर आर को ड्रा कर रहे हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये रेडियस ये आर हो तो आर से इधर पॉइंट जो हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वह 1/r² की ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² की जो है वेरी कर रही है। यानी इसका ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों, इसका ग्राफ जाएगा, देखिए आर है तो इसको भी यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ड्रा होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैक्सिमम होगा आर पर, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा तीन केसेस का। यहाँ पर ये हमारा इनसाइड का केस हो गया, यहाँ पर ई इक्वल टू 0 है, क्या है, ई इक्वल टू 0 है। यहाँ पर क्या है, ई इक्वल टू क्या है बच्चों, ई इक्वल टू 1/4πε0 है ना, क्यू अपॉन कैपिटल R² है। लेकिन यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल r², ठीक है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए स्फेरिकल चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। आवेशित स्फेरिकल सेल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ओके। तो दिस इज कंप्लीटेड। तो आइए अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या है, लास्ट एप्लीकेशन आइए देखते हैं। लास्ट एप्लीकेशन ये है कि इसके अभी जो एप्लीकेशन हमने देखा क्या था, स्फेरिकल से गोली कोई कोष था, मतलब खोखला गेंदा था, उसके सिर्फ बाहरी पृष्ठ पे आवेश था। अब जो है हमारे पास एक दूसरा गेंदा मिल रहा है जो कि क्या है, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, कोई भी सॉलिड चार्ज स्फीयर है। और साथ ही साथ ये क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है, कुचालक का होगा, ठीक है। तो दिस इज लास्ट वन, आई थिंक दिस इज सिक्स एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो इसको कैसे समझा जाए, आइए इसको भी करते हैं, लास्ट है, बड़े आसानी से हो जाएगा। कि हमारे पास एक स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है, क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और यह इस तरीके से आवेशित है कि इसके अंदर भी चार्ज है यूनिफॉर्मली जो चार्ज हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक समान रूप से वितरित हैं पूरे वॉल्यूम में। जो स्फीयर है, जो गोला है, उसके अंदर जो टोटल आवेश है Q, मान लेते हैं टोटल आवेश क्या है, Q है, वह टोटल आवेश उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके पृष्ठों पर भी है, अंदर भी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम मान लेते हैं कि यह सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस r है, क्या है बच्चों, r है, इसका सेंटर मान लेते हैं O है, क्या है, O है। तो let Q be the charge, be the net या total charge, ठीक है, in charge distributed inside the sphere, the solid sphere, ठीक है। सॉलिड स्फीयर में टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो इसके तो पूरा इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³ है ना। तो 4/3 πr³ में
टोटल आवेश कितना है, क्यू है, तो एकांक वॉल्यूम में कितना होगा, एकांक वॉल्यूम में कितना आवेश होगा, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा कि उस जो हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके एकांक आयतन में कितना आवेश है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यह क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल तो क्यू है ना, तो एकांक में कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, क्लियर। तो वी हैव ए सॉलिड स्फीयर of radius r and it is uniformly charged. The charge is uniformly distributed inside the sphere, okay. So, and its volume charge density rho is given by this equation, clear. अब हमें क्या करना है, we have to find out the intensity of electric field, intensity of electric field due to this चार्ज्ड स्फीयर। इसके कारण किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पर भी 3 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि अगर पॉइंट यहाँ बाहर कहीं हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। दूसरा केस होगा कि अगर वो पॉइंट इसके सरफेस पे हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तीसरा केस ये है कि अगर वह पॉइंट कहाँ हो, अंदर हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये तीनों केस अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, कंप्लीट होता है। ओके, तो आइए आज इसको कंप्लीट ही करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस लेते हैं। पहला केस, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड। सेम उसी तरीके से लेके चलेंगे जैसे पहले लेके चले थे। ज़्यादा थियरी नहीं लिखेंगे, सिर्फ काम की चीज़ें हम लिखेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझते जाना है। अगर पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, तब इंटेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, आइए इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पहला काम, घेरो 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 घेरो, जाने ना पाए। ओके, गॉसियन सरफेस ड्रा करिए, गॉसियन सरफेस तुरंत ड्रा करके जो आवेश है उसको बंद करिए। ठीक है, सो वी हैव ड्रॉन a Gaussian surface through that point on which we have to find out the intensity of electric field। जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उससे होकर के गॉसियन सरफेस को हमने ड्रा किया। ठीक है, और जैसे ड्रा करेंगे यह क्या होगा, एक स्फीयर होगा जिसका रेडियस क्या होगा, रेडियस वही होगा जो यहाँ से यहाँ की दूरी होगी। मानते हैं कि r डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड, मतलब जो डिस्टेंस r है, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये पहला केस है। ठीक है, तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया। गॉसियन सरफेस जैसे ड्रा किया करेंगे, उस पॉइंट P पर अगर एरिया एलिमेंट हम dA लेंगे तो dA क्या होगा, वही पुरानी कहानी है ना, dA इधर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इधर की ओर होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए। तो E डॉट dA क्या हो जाएगा, E dA cos θ 0 हो जाएगा। तब उस गॉसियन सरफेस से मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करें, सो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा बच्चों, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। वही चीज़ बार बार आ रहा है तो आपको समझ लेना है। ये क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए हो जाएगा, क्योंकि ये डी ए का 0 तो डी ए बाहर निकल जाएगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो ई इंटू ए आ जाता है। क्या आ जाता है, ई इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू आ गया, फाई ई इक्वल टू जो फ्लक्स है वह आ गया E इंटू ए का मतलब क्या हो गया, रेडियस r है तो 4 पाई r स्क्वायर आ गया, 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये तो हुआ कैलकुलेशन से। अब गॉस थ्योरम के अनुसार क्या करें कि हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर टोटल आवेश कितना बच्चों, ये पूरा है ना, टोटल आवेश कितना, Q है। तो गॉस क्या कहेंगे कि पूरा गॉसियन पृष्ठ है, उसके अंदर Q आवेश है, तो फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। बट फ्रॉम गॉसियन सरफेस, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम
गॉस थ्योरम क्या कहेगा बच्चों कि फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0। इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होगा, इसलिए दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 व्हाट विल वी गेट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इज इक्वल टू आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान आर स्क्वायर। ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, ये तो बहुत ही पुरानी दोस्ती मिल गई, पुराना याराना है इसके साथ, है ना। क्या याराना है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे भी सेल के बारे में, स्फेरिकल सेल के केस में भी यही मिला था। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इस पूरे स्फेयर के कारण बाहर के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगी जो जितना आवेश इस पे पूरा है वह एक पॉइंट सोर्स की तरह कार्य कर रहा है जो कि इसके सेंटर O पे है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो पॉइंट O पर ऐसा लग रहा है कि सारा आवेश क्या है, इसके O पर स्थिर है। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर intensity of electric field when the point is outside the sphere। क्लियर, आ रही बात समझ में। यहाँ Q अपान आर स्क्वायर, इसको हम लोग जैसे पहले केस में था, यहाँ पर हम लोग इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी Q का मान अगर यहाँ रख दिया जाए तब क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 4 में अगर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, तब इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान आ जाता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। तो Q के जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, 4 रो इंटू पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा देखिए 4 पाई आर क्या है, बड़ा आर है ना, ये 4 पाई आर क्यूब इंटू रो, 4 पाई आर क्यूब इंटू रो, और नीचे क्या आएगा 3, ठीक है ना, 3 और आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई तो कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ क्या आ गया, ई इक्वल टू आ गया यहाँ ईटा अपान एप्सिलॉन इंटू आर क्यूब अपान आर स्क्वायर, आर क्यूब अपान आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 5 हो गया। तो ये दो इक्वेशन आ गए किस चीज़ के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। कब, जब पॉइंट है बाहर, उस केस के लिए ये दो फार्मूले आ गए। एक आया कि आवेश के फॉर्म में, टोटल आवेश क्या उस रूप में, ठीक है, पॉइंट चार्ज के वाला इक्वेशन। दूसरा आया कि अगर हमें Q की वैल्यू ना पता हो, अगर चार्ज डेंसिटी के रूप में इक्वेशन को प्राप्त करना हो, तब ये आ जाता है। ठीक है ना। आइए अब हम लोग लेते हैं इस इक्वेशन को यहीं रहने देते हैं, दूसरा केस लेके चलते हैं। क्या है दूसरा केस, सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है, ठीक है, सेकेंड केस when P is on the सरफेस पे अगर है तब क्या होगा, इसका मतलब स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R है। ठीक है, स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R है। तो 4 और 5 में स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R रख दीजिए और तब हमें उस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या करेंगे, रख दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों। पहला 4 में रखते हैं, देखिए क्या इक्वेशन मिल रहा है, यह मिल रहा है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, जहाँ स्मॉल आर स्क्वायर था वहाँ बड़ा आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यह इक्वेशन आ गया, दिस इक्वेशन 6। और अगर 5वें में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा
ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है ना, ईटा अपॉन एप्सिलॉन 0, और स्मॉल आर के जगह पर जब आर रखेंगे तो आर क्यूब और कर लेते हैं आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब अपॉन, यहाँ 3 छूट गया है, सॉरी देख लीजिएगा एक बार, 3 है यहाँ, ठीक है, 3 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर स्क्वायर से 1 कट जाएगा, तो यहाँ से ई इक्वल टू हो गया ईटा अपॉन एप्सिलॉन 0 है ना आर बाई 3 के, आर बाई 3 के, ठीक है, आर बाई 3 के, क्लियर, हाँ, ओके। तो ये हो गया, दूसरा केस भी सॉल्व हो गया कि जब पॉइंट का हो, कहाँ हो, सरफेस पे हो। अब एक लास्ट केस रह गया है, आइए उसको डिस्कस कर लिया जाए, और इसी के साथ आप राहत की सांस लें, क्योंकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ओके। तो आइए देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है कि व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड, कहाँ हो, अंदर हो, मतलब स्मॉल आर इज लेस देन आर के, स्मॉल आर क्या हो, आर से छोटा हो, तब क्या करेंगे बच्चों, तो मान लेते हैं पॉइंट यहाँ कहीं है, फिर एक गॉसियन सरफेस ड्रा करना होगा, और उस गॉसियन सरफेस के लिए आर का मान क्या होगा, आर से छोटा होगा, ठीक है, और तब फिर उस गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स कितनी पास करेगी, सेम मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे जैसा करते आ रहे हैं, देन द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, क्या आएगा, फाई ई इजकल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इजकल टू ई इंटू ए है ना, बराबर ई इंटू ओके ई इंटू ए, हाँ ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए, क्लियर। लेकिन गॉस थ्योरम क्या कहेगा, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या कहेगा कि फाई ई इजकल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इजकल टू हो जाएगा क्यू अपान, देखिए अब इसके अंदर कितने, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना आवेश आएगा, उसको हम लोग मान लेते हैं क्यू डैश, क्या मान लें, क्यू डैश अपान एप्सिलॉन 0, क्यू डैश अपान एप्सिलॉन 0, जहां क्यू डैश कितना होगा बताइए, क्यू डैश कितना होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको पता है, तो उसका गुणा कर दीजिए इसके वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो के, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो यही है ना, रो के, और रो बराबर कितना, इसकी वैल्यू रख दिया जाए, तो यह हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो का मान कितना था, क्यू अपान 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, यही था, तो ये पूरा कट गया, पाई कट गया, ठीक है, तो यह आ गया क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, जहाँ क्यू डैश का मान इतना ही होगा, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहला मैथमेटिकली है जो है फ्लक्स इतना आ गया, लेकिन गॉस थ्योरम क्या कहेगा कि यह जो स्फीयर जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है उसके अंदर क्यू डैश तो उस फ्लक्स इतनी पास करेगी, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी दिस इम्प्लाइज कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपान एप्सिलॉन 0, और क्यू डैश का मान रख दें हम लोग, एक मिनट, यहाँ पर क्या है E, ठीक है, दिस इज E, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपान आर स्क्वायर, यहाँ क्यू डैश का मान रख दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू डैश का मान कितना है, ठीक है, यह 1/r² तो रख लीजिए, है ना। तो ये आ गया q इंटू आर का क्यूब अपान कैपिटल R का क्यूब, ठीक है। तो इस r² से यहाँ एक स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1/4πε0, ठीक है। और क्यू r/r क्यूब के यहाँ से E का मान आ गया, ठीक है। यह इक्वेशन आ गया आपका, जो भी नंबरिंग है कर लीजिएगा, 5 6 जो भी है। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई कब, जब पॉइंट P अंदर है तब Q के फॉर्म में, ठीक है ना, Q के फॉर्म में, ओके। और ठीक है। अब इसको हम लोग, ये तो हो गया आवेश Q के फॉर्म में। अब इसको अगर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रूप में लिखना चाहें तब कैसे लिखेंगे, Q की वैल्यू रख दिया जाए, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q का मान क्या आ गया था, यहाँ पर हम लोग लिखा था ना कि ईटा इजकल टू Q अपान 4/3 पाई R क्यूब ना, 4/3 पाई R क्यूब के, ये आ गया था। तो यहाँ से Q का वैल्यू अगर रख दिया जाए तो E इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिखते हैं, E इजकल टू हो जाएगा 1/4πε0, है ना, स्मॉल r अपान R क्यूब तो रख दीजिए, और इस Q का मान रख दीजिए, Q का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πr क्यूब इंटू रो अपान, है ना, अपान 3 के, 4πr क्यूब, है ना, रो अपान 3 के। तो यहाँ से 4π तो कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। r क्यूब से r क्यूब कट गया, है ना, बचा क्या, E इजकल टू हो गया, यहाँ बच गया R, ठीक है, ये सिग्मा ईटा अपान ε0, ईटा अपान ε0, है ना, यहाँ R बच गया, तो R/3 के। यह भी एक इक्वेशन हो गया, किसके लिए, उस पॉइंट के पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, जो पॉइंट क्या है, उस जो है गोले के अंदर है, गोले के अंदर है, ओके। अच्छा बच्चों, अब यहाँ एक ये दोनों इक्वेशन हो गए, जो भी है, ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो जब पॉइंट बाहर था तब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आई थी, एक बार पीछे देख लेंगे आप, तो 1/4πε0 Q/r², है ना। बाहर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह 1/r² के प्रोपोर्शनल है, लेकिन अंदर जैसे ही इसके सरफेस पर मैक्सिमम है, ठीक है। और जैसे अंदर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो हो रही है वह E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के है, मतलब R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हो गए, जरा इसको नोट करें, ग्राफ प्लॉट करना है हमें, ठीक है। वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ फॉर ऑल 3 केसेस, तीनों केस के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहला केस हमने देखा कि जब बाहर है तब E इजकल टू 1/r² है, ठीक है। जब अंदर है तो E प्रोपोर्शनल टू R है। और एक चीज रह गया है एट O सेंटर पर, एट सेंटर स्मॉल r इजकल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो लास्ट इक्वेशन यहाँ मिला है QR अपान, है ना, E प्रोपोर्शनल टू R के, तो R 0 है, तो इसका मतलब E इजकल टू 0 हो जाएगा। सेंटर पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 हो गई। तो इन तीनों केसेस को, ठीक है, 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स को लेकर के अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ कैसा होगा, मान लेते हैं कि यह R है, ठीक है, यहाँ तक R है, ठीक है। इस R पर से आगे तो 1/r² के E प्रोपोर्शनल टू 1/r² चल रहा है, और E पर तो यहाँ सेंटर पर 0 है E का मान, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से R तक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यह हो गया हमारा, अगर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये स्फीयर हमारा, ठीक है, आ रही बात समझ में। इसी तरीके से ये तो इधर का डायरेक्शन हुआ, इसी तरीके से डायरेक्शन यहाँ भी हो सकता,
सिमेट्रिक ग्राफ इस डायरेक्शन में भी, लेफ्ट साइड में भी होगा, इधर ग्राफ इधर से जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको सही से कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक है ना। ओहो, ठीक है, मिलेगा नहीं कहीं। ओके, तो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर दिस इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ आर, ठीक है। पॉइंट के अलग अलग पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरीके से वेरी करेगी, इस केस में उसका यह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ओके बच्चों, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप सभी इसको अच्छे से समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, साथ ही साथ अपने बुक्स से न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ओके।